बेंगलुरु की उस घटना के बारे में बताएंगे जिस पर हमारे देश में आज काफी बहस हो रही है। आरोप है कि 17 मार्च को बेंगलुरु के एक इलाके में जब शाम के वक्त लाउड स्पीकर पर अजान हो रही थी, उस समय इसी इलाके में मोबाइल फोन की एक दुकान पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों का इस दुकानदार के साथ झगड़ा हो गया और इन लोगों ने अजान के समय लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा सुनने के लिए इस दुकानदार के साथ मारपीट की। इस दुकानदार को कहा कि इस समय उसे यह हनुमान चालीसा बंद कर देनी चाहिए, यह नहीं बजाना चाहिए। और इसके बाद इस घटना ने काफी तूल पकड़ लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस घटना का हनुमान चालीसा से फिलहाल कोई संबंध नहीं है और पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक इस दुकानदार के साथ इन लोगों का यह झगड़ा लाउड म्यूजिक को लेकर हुआ, यानी इस बात पर हुआ क्योंकि यह दुकानदार तेज आवाज में संगीत बजा रहा था और पुलिस ने अपनी एफआईआर में कहीं भी हनुमान चालीसा का जिक्र नहीं किया है। बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि वो सभी पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है और उसने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें एक आरोपी का नाम मोहम्मद सुलेमान है, दूसरे का नाम मोहम्मद शाहनवाज है और तीसरे का नाम रोहित है। इसके अलावा एफआईआर में 3 और आरोपियों का जिक्र है, जिनमें एक आरोपी अज्ञात है और बाकी 2 आरोपियों के नाम है दानिश और तरुण। बड़ी बात यह है कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई में कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं कि इस दुकानदार के साथ इसलिए मारपीट हुई क्योंकि ये अजान के समय हनुमान चालीसा सुन रहा था। लेकिन हमारी टीम ने आज जब मुकेश कुमार नाम के इस दुकानदार से जाकर बात की तो उसने हमें यह बताया कि उसके साथ इन लोगों ने सिर्फ इसलिए मारपीट की थी क्योंकि वो अपनी दुकान में लाउड स्पीकर पर हनुमान जी के भजन और हनुमान चालीसा सुन रहा था और ये लोग उसे लाउड स्पीकर यानी अपना जो स्पीकर उसने लगाया हुआ था म्यूजिक सिस्टम उसे बंद करने के लिए कह रहे थे। Can you just take us through what exactly happened in whatever you can? You can't speak, is it? So, but then, were you playing Hanuman Chalisa yesterday? You were. Okay, but was it unprovoked? Did you say something and then did that escalate further? What happened? Nothing. I just, they told I'll hit you. Why you hit me? That's not my fault. Then they're crashing me. Okay. So it was totally unprovoked. Was there any other business rivalry angle or something? Nothing. It was purely because you were playing Hanuman Chalisa. इस मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि जब शिकायतकर्ता खुद यह बात कह रहा है कि उसके साथ इसलिए मारपीट हुई क्योंकि वो अपनी दुकान में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा सुन रहा था, तब ऐसे में पुलिस ने एफआईआर में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। और यह सवाल हमारा नहीं है बल्कि यह बात लोग इस शिकायतकर्ता का बयान सुनने के बाद बेंगलुरु की पुलिस से भी पूछ रहे हैं। यहां पर एक और बड़ी बात यह है कि भगवान हनुमान को लेकर जितना विवाद कर्नाटक में होता है उतना विवाद किसी और राज्य में नहीं होता, जबकि कर्नाटक को भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है जहां अंजनाद्री नाम का एक पर्वत है और ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था और यह पर्वत जिस हम्पी नाम के स्थान पर है वो पहले किष्किंधा राज्य का हिस्सा था और किष्किंधा राज्य का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। रामायण में बताया गया है कि बाली के बाद सुग्रीव किष्किंधा राज्य के राजा बने और भगवान हनुमान उनके सहायक थे और वनवास के दौरान यहीं पर भगवान श्री राम की भेंट राजा सुग्रीव से हुई थी और इसी के बाद भगवान हनुमान ने खुद को भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी कर्नाटक राज्य में भगवान हनुमान पर सबसे ज्यादा विवाद होता है और आपको याद होगा पिछले साल जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी उन चुनावों में बजरंग बली पर बड़ी राजनीति हुई थी और बीजेपी ने बजरंग बली को एक बड़ा मुद्दा बना लिया था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इस चुनाव में हार गई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस दुकानदार का एक बयान सुनाना चाहता हूं जिस बयान में इस दुकानदार ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है और हमें नहीं बल्कि पूरे मीडिया को बताया है। तो यह बयान आप इस बेंगलुरु के दुकानदार का आज पहले ध्यान से सुन लीजिए जिसमें ये पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहा है।
सर कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो तेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम में सब नहीं पे प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों करो? नहीं तुम ज्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता? मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया सर। पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे कुछ पैसे? सर इधर सर्विस टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर नहीं हुआ उनका। आपके पास इससे पहले कभी आए थे कुछ मांगने? एक दो बार पूछा था सर, मैं आइटम दिया नहीं, करस वगैरह वो उधार पूछ के वो टोकन लेते हैं सर, फ्री में लेते हैं। पर मैं बोला ऐसा कोई आइटम देता नहीं है सर। कौन सा सॉन्ग लगाया था आपने? हनुमान चालीसा चला रहा था? हाँ सर, हनुमान एल्बम बजाया था। कौन सा? हनुमान जी एल्बम बजाया था, हनुमान चालीसा चल रहा था अभी। हनुमान चालीसा पूरा हनुमान जी का गाना आता है 10-15, तो उसमें वो टाइम हनुमान चालीसा बज रहा था। वो लोग कौन था? वो सर इधर के लोग है, कुंभारपेट है। और कोई हिंदू मुस्लिम कोई लड़का पहचानते आपने? हाँ 2-3 मुस्लिम लोग है सर, मैं पहचानता हूँ उनको। हिंदू लड़के आया था मारने के लिए? नहीं हिंदू लोग तो कोई नहीं आया था, वो आए थे अजान के टाइम में, वो इशू से आए थे सर कि अजान का टाइम है तुम बजाना नहीं तो मार खाएगा तुम लोग, ऐसा वही बोला आपको? वही बोला हमारे को। सबसे दुख की बात यह है कि इस दुकानदार की जब पिटाई हो रही थी तो कोई भी इसे बचाने के लिए नहीं आया। यह भी नोट करने वाली बात है। यह दुकानदार अकेला था। दो बातें इस दुकानदार की आज आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में भी आपको पता चलेगा। एक, ये दुकानदार इन लोगों से डरा नहीं, इनके दबाव में नहीं आया, और इस दुकानदार ने जो है इन लोगों के सामने कोई दबाव इनका लिया नहीं। दूसरा, जब ये दुकानदार इन लोगों से नहीं डरा और इसने कहा कि मैं नहीं बंद करूंगा, तो मारपीट हुई, लेकिन दुकानदार को बचाने के लिए आसपास के लोग भी नहीं आए। ये दो बातें यहां नोट करने वाली है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। और यह बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि उसे 370 सीटें जीतनी है। लेकिन 370 सीटें बीजेपी कैसे जीतेगी अगर उसने दक्षिण भारत की इन सीटों को अनलॉक नहीं किया? तो फिर बीजेपी के लिए 370 का आंकड़ा छूना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस समय बीजेपी को दक्षिण भारत की बहुत आवश्यकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कर्नाटक में बीजेपी विधानसभा चुनाव हार चुकी है क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है, बजरंगबली का एजेंडा जो था, हिंदुत्व का जो एजेंडा था, वो कर्नाटक में नहीं चला। अब दक्षिण भारत बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ये जो 130 सीटें हैं दक्षिण भारत में 5 राज्यों में, जिनमें पिछली बार बीजेपी को 130 में से सिर्फ 29 सीटें मिली थी, जबकि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जहां लोकसभा की 84 सीटें हैं। यानी बीजेपी का जो स्कोर था वो था 0/84 इन राज्यों में। तो और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इस बार लगातार दक्षिण भारत के राज्यों में रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। और आज भी तमिलनाडु के कोयंबटूर में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी को अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतनी है तो उसे दक्षिण भारत के इन राज्यों में जो सीटें हैं उन्हें अनलॉक करना ही पड़ेगा। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रणनीति में जबरदस्त बदलाव किया है। और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण भारत पर बहुत अपना फोकस किए हुए हैं, लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के समय वो लगातार दक्षिण भारत के मंदिरों में गए और आज भी वो कोयंबटूर में थे, तेलंगाना जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, केरल में उनके दौरे हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब यह है कि 303 सीटें तो बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, लेकिन ये 303 को अगर 370 तक ले जाना है तो वो बिना दक्षिण भारत की सीटों के हो नहीं सकता। और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के राज्यों में अभी तक जो हिंदुत्व का मुद्दा था बीजेपी का जो रहा है वो दक्षिण भारत में नहीं चल रहा, वो उत्तर भारत में चल रहा है, हिंदी भाषी राज्यों में चल रहा है। लेकिन दक्षिण भारत में यह हिंदुत्व का मुद्दा क्यों नहीं चल रहा? बजरंगबली का मुद्दा उठाने के बाद भी बीजेपी कर्नाटक में हार गई और इस बात को बीजेपी समझती है, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को समझते हैं। और इस बार अब प्रधानमंत्री मोदी ने
हिंदुत्व के साथ विकास को भी जोड़ दिया है। और बीजेपी का फॉर्मूला दक्षिण के लिए आप देखिए, उनके पास हिंदुत्व है, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन है यानी करप्शन फ्री गवर्नेंस, और कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। तो देखिए, हिंदुत्व तो था ही, लेकिन हिंदुत्व अकेले काम नहीं कर रहा था। दूसरा नंबर आता है कि कल्याणकारी योजना यानी वेलफेयर स्कीम्स। अगर आप देखें तो दक्षिण भारत की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे डीएमके हो गई, एआईएडीएमके हो गई या टीडीपी हो गई, ये वेलफेयर स्कीम्स की जनक मानी जाती हैं। सबसे पहले वेलफेयर स्कीम्स, चाहे वो 2 रुपए किलो चावल देना हो लोगों को, या फिर मिक्सी देनी हो, साड़ियां देनी हो, और बाकी की जो चीजें करनी हो, ये सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं सबसे पहले दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल लेकर आए थे। तो फिर बीजेपी ऐसा नया क्या करेगी? बीजेपी नया ये कर सकती है कि ये वेलफेयर स्कीम्स तो क्षेत्रीय दल वहां ले आए, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने वहां भ्रष्टाचार भी जबरदस्त किया। तो लोग समझ गए कि हमें वेलफेयर स्कीम्स तो मिल रही हैं, लेकिन उनमें भ्रष्टाचार भी है। तो उसे ठीक करने के लिए अब बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की बात कर रही है, और साथ ही जो क्षेत्रीय दल वेलफेयर स्कीम्स दे रही हैं, उनसे और ज्यादा बड़ी और बेहतर वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी लाने की बात कर रही है। और जब ये हिंदुत्व प्लस 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 का जो फॉर्मूला है, जब तक ये दक्षिण भारत में नहीं चलेगा, तब तक ये सीटें बीजेपी के लिए अनलॉक नहीं हो सकती। इसलिए बीजेपी को अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे और अपनी रणनीति उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत में बदलनी पड़ेगी। दक्षिण भारत के राज्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नया फॉर्मूला यह है, जिसमें हिंदुत्व के साथ विकास भी जुड़ा हुआ है, और इसको आप वहां का डबल इंजन मान सकते हैं। अब हम आपको कोयंबटूर से ये तस्वीरें दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक भव्य और शानदार रोड शो किया है। ये तस्वीर आप देखिए कि दक्षिण भारत प्रधानमंत्री मोदी का कैसे स्वागत कर रहा है। अब देखिए, रोड शोज में जो रिस्पांस है दक्षिण भारत की जनता का, वो तो जबरदस्त है। रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ है। अब देखना यह है कि ये लोग वोट जब डालने के लिए आएंगे, तब ये बीजेपी को कितनी वोट डालते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि दक्षिण भारत इस बार बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन चुनौती भी बीजेपी के लिए उतनी ही बड़ी है। और दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है, दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी का अपना संगठन ही काफी कमजोर है, यानी संगठन की कमजोरी, कार्यकर्ताओं की कमजोरी, कार्यकर्ताओं की कमी। दूसरी चुनौती है विचारधारा। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उनकी विचारधारा पहले से अलग रही है। वो अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को लेकर बनी पार्टियां हैं। इसलिए दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं, चाहे वोटर्स हैं, वो सबसे पहले अपनी पहचान के लिए वोट देते हैं, और उन्हें अपनी अलग पहचान चाहिए होती है, उन्हें अपनी अलग संस्कृति चाहिए होती है। और जिसे हम कहते हैं क्षेत्रवाद के आधार पर वहां की रीजनल पार्टी बनी है, और वहां के वोटर्स को अभी तक यही पार्टियां लुभाती हैं। और बीजेपी को वो राष्ट्रीय पार्टी तो मानते हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की तरह जो प्यार और उनका जो कनेक्ट है, वो अभी बीजेपी के साथ नहीं हो पाया है। तो इसलिए बीजेपी को सबसे पहले अपना संगठन मजबूत करना है। दूसरा, विचारधारा के मामले में और पहचान के मामले में बीजेपी को उनके जैसा दिखना है, और वो तभी हो सकता है जब बीजेपी उन राज्यों में कुछ बड़े नेता और बड़े चेहरों को सामने लेकर आए और इन लोगों को बताए कि बीजेपी असल में वैसी ही है जैसी वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी उनकी पहचान का ध्यान रखेगी, उनकी संस्कृति का ध्यान रखेगी, और उनके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनका ध्यान रखेगी। तीसरी चुनौती बीजेपी की है भाषा, क्योंकि दक्षिण भारत की भाषा अलग है, और दक्षिण भारत में लोग आज भी बीजेपी को एक हिंदी भाषी राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, और वहां हिंदी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा पहले से रहा है। इसलिए बीजेपी को अपनी बात दक्षिण भारत के इन राज्यों में इनकी भाषा में उन्हें समझाना पड़ेगा। इसलिए भाषा को लेकर भी बीजेपी बैकफुट पर रहती है। इन 3 चीजों को अगर बीजेपी ने ठीक कर लिया, संगठन को मजबूत कर लिया,
अपनी पहचान को दक्षिण भारत में समा दिया, और तीसरा, भाषा के मामले में अगर उनकी भाषा में कम्युनिकेट कर लिया तो फिर बीजेपी दक्षिण भारत में आगे बढ़ सकती है। और इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए बीजेपी ने नया फॉर्मूला बनाया है, जिसमें हिंदुत्व भी है, जिसमें विकास भी है, जिसमें भ्रष्टाचार के बिना सुशासन भी है और वेलफेयर स्कीम्स भी है। तो हमने आपसे यह सोचा है कि अब क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, 19 अप्रैल को पहला चरण शुरू हो जाएगा चुनाव का, वोटिंग का, और अब से लेकर 1 जून या ये कह लीजिए कि 4 जून तक, जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते, हम ब्लैक एंड व्हाइट में हर रोज सरल भाषा में आपको भारत की इन राजनीति के जो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जिन्हें असल में आप बड़ा मुश्किल समझते हैं, या चुनावी विश्लेषक जितनी मुश्किल भाषा में बताते हैं वो जनता को समझ में नहीं आता, अब से हम हर रोज आपके लिए सरल भाषा में आपको भारत की राजनीति और इन चुनावों से जुड़े अलग अलग पहलू हर रोज बताएंगे, ताकि आपको वो समझ में भी आ सकें और आप खुद को भी अवेयर महसूस कर सकें, यानी आपको भी जानकारी इन चुनावों के हर मुद्दे की होने लगेगी। अब आपको यह बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के मामले में अपनी सुनवाई जारी रखी है, और चुनावी बॉन्ड का जो मामला है यह सुप्रीम कोर्ट में लगातार रोज हेडलाइन बना रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही हैं जो देश को पता होनी चाहिए चुनावी बॉन्ड्स के बारे में। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदालत के आदेश के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा चुनाव आयोग को नहीं सौंपा है। तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कहा कि सारा डेटा कहां है, आपने तो अभी तक अधूरा डेटा दिया है, हमें पूरा डेटा चाहिए। अदालत ने दूसरी बात यह कही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को यह नहीं बताया कि जो चुनावी बॉन्ड्स राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए खरीदे गए, उन बॉन्ड्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर क्या था। और इस बात पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज काफी नाराजगी भी जताई, और उन्होंने कहा कि भाई ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर कहां है, ये कब आएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज यह आदेश भी दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 21 मार्च तक, यानी होली से पहले, चुनाव आयोग को सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर बताना पड़ेगा, और इस डेटा को सार्वजनिक करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में एक अलग हलफनामा भी दायर करके यह बताना पड़ेगा कि उसने इस मामले में किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं है, और उसके पास जितनी भी जानकारी थी वो जानकारी सारी, पूरा डेटा उसने दे दिया है, अब अपने पास कुछ नहीं रखा। ये हलफनामे में चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि कहीं कोई बाद में ये ना कह दे कि हमने कुछ डेटा बचा कर रख लिया या हम दे नहीं पाए। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो किसी भी जानकारी को या डेटा को छुपाना नहीं चाहता, और बैंक चुनाव आयोग को बॉन्ड नंबर से जुड़ा सारा डेटा सौंप देगा। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बॉन्ड नंबर से यह पता चलेगा कि किस कंपनी और किस उद्योगपति ने किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए चंदा दिया है। देखिए, अभी तक जो आपके पास डेटा आया है वो तो यही आया है कि किस पार्टी ने कितना चुनावी बॉन्ड किसे चंदा मिला है। अभी हमारे पास क्या डेटा है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, और हमारे पास यह डेटा है कि किस उद्योगपति या किस कंपनी ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं। लेकिन यह डेटा अभी तक नहीं आया है कि किस उद्योगपति ने, किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है। हालांकि कुछ पार्टियों ने यह जानकारी स्वतः ही सार्वजनिक कर दी है कि हमें कहां कहां से चंदा मिला है, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों ने अभी तक यह जानकारी नहीं बताई है। एक जानकारी यह भी है कि भारत में व्यापारियों से, यानी ट्रेडर से जुड़ी 3 बड़ी संस्थाएं हैं, एसोचैम, फिक्की और CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और इन तीनों ने आज सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड्स के यूनिक नंबर्स को सार्वजनिक करने का आदेश न दे, और यह जानकारी गोपनीय ही रखी जाए कि किस उद्योगपति ने और किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है। तो आप सोचिए, ये उद्योगपतियों की और कंपनियों की जो संस्थाएं हैं ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, और ये चाहती हैं कि ये डेटा गुप्त रहे, ताकि इनके जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, लोगों को ये ना पता चल जाए कि इन्होंने किस पार्टी को चंदा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन संस्थाओं से आज कहा कि हम आपकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि इस सुनवाई के बीच चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें चंदा देने वाली कंपनियों की जानकारी को सार्वजनिक किया है, लेकिन इनमें वो पार्टी नहीं है जो टॉप 5 की सूची में आती है। कुछ छोटी पार्टियों ने जरूर यह बता दिया है कि उन्हें कहां से मिला, और इन पार्टियों के नाम जिन्होंने अभी तक डेटा नहीं बताया है, उनमें सबसे ऊपर है बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस,
भारत राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल। इन्होंने अपना डेटा नहीं बताया। इन 5 पार्टियों को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला है, लेकिन इन्होंने अभी तक चंदा देने वाली कंपनियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। अब देखिए दूसरी तरफ एआईएडीएमके, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीएस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने चुनाव आयोग को इसकी पूरी जानकारी दे दी है कि उन्हें यह चंदा कहां से मिला, किस पार्टी ने दिया है, किस उद्योगपति ने दिया है या फिर किस कंपनी ने दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने बताया है कि उसे कुल मिलाकर 656 करोड़ रुपए का जो चंदा मिला, उसमें से 509 करोड़ रुपए उसे अकेले एक कंपनी यानी फ्यूचर गेमिंग नाम की उसी कंपनी से मिला है जिसने सबसे ज्यादा इलेक्शन बॉन्ड्स खरीदे थे। 1368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स इस कंपनी ने खरीदे हैं और डीएमके के 656 करोड़ के चंदे में से 509 करोड़ रुपए सोचिए अकेले इस आदमी ने दे दिए। इसका मतलब यह हुआ कि लॉटरी का बिजनेस करने वाली इस कंपनी ने अपने 37% चुनावी बॉन्ड सिर्फ एक पार्टी डीएमके को दे दिए। इससे भी बड़ी बात यह कि तमिलनाडु में डीएमके को इसमें से ज्यादातर चंदा राज्य में उसकी सरकार बनने के बाद दिया गया है। सरकार बन गई उसके बाद चंदा दिया है। वर्ष 2021 में सरकार बनने से पहले डीएमके को 212 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। सरकार बनने के बाद डीएमके को 444 करोड़ रुपए का चंदा मिला। सीधा सीधा मतलब यह है कि डीएमके को 68% चंदा सरकार बनने के बाद मिला और इस कुल चंदे में से 78% चंदा उसे सिर्फ एक कंपनी से मिला। सोचिए अगर ये एक कंपनी डीएमके को तमिलनाडु में उसकी सरकार बनने के बाद इतना चंदा दे रही है तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी। और यहां एक सवाल यह भी है कि यह कंपनी चुनावी बॉन्ड्स खरीदने के लिए इतना सारा पैसा लाई कहां से और इसे चुनावी बॉन्ड्स में ऐसी क्या दिलचस्पी है। चुनाव आयोग के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग नाम की इस कंपनी ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच 5 साल में कुल मिलाकर 1368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2016 और 17 से वर्ष 2022-23 के बीच इस कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी नेट मुनाफा 627 करोड़ रुपए था। इस फिगर को ध्यान से आप देखिएगा। 5 साल में इसका नेट प्रॉफिट 627 करोड़ रुपए था। यह उसकी नेट कमाई थी। कमाई मतलब प्रॉफिट, मुनाफा। यानी जिस कंपनी का 6 वर्षों में कुल मुनाफा ही 627 करोड़ रुपए था, उस कंपनी ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए 1368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीद लिए और अपने नेट प्रॉफिट से 218% ज्यादा का चंदा पार्टियों को दे दिया और इनमें भी 509 करोड़ रुपए सिर्फ एक डीएमके पार्टी को दे दिए, जो कि इस कंपनी के नेट प्रॉफिट का 81% बनता है। यहां बात सिर्फ इस एक कंपनी की नहीं है, इसमें आपको सोचना होगा कि यह कंपनी आखिर डीएमके से क्या चाहती है। कोलकाता की एक और कंपनी मदन लाल लिमिटेड कंपनी ने 185 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जबकि उसका 6 वर्षों का नेट प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ है। 2 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है और 185 करोड़ के चुनावी चंदा उन्होंने चंदा दे दिया। एक और कंपनी है क्विक सप्लाई, इसने 5 साल में 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जबकि उसका 6 वर्षों का नेट प्रॉफिट सिर्फ 143 करोड़ रुपए है। कोलकाता की एक कंपनी एमकेजी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 192 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जबकि उसका 6 वर्षों का कुल मुनाफा ही सिर्फ 60 करोड़ है। इसी तरह वेस्टर्न यूपी पावर कंपनी ने 220 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जबकि उसका 6 वर्षों का नेट प्रॉफिट 144 करोड़ रुपए। और भारती एयरटेल लिमिटेड ने 198 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे, जबकि वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच इस कंपनी को 65,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और भारतीय एयरटेल के अलावा और भी कई कंपनियां हैं जिन्होंने घाटे में होने के बावजूद राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए खुलकर करोड़ों रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। और यह बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि अर्थशास्त्र यह कहता है कि अगर कोई कंपनी घाटे में है तो वो चंदा देने के लिए पैसा ला ही नहीं सकती, उसे तो चंदा लेने की जरूरत है। वो चंदा देने के बारे में सोच कैसे सकती है? यानी आमदनी अठन्नी और चंदा रुपया, ये कैसे हो सकता है? और इन सारे मामलों में कहानी बिल्कुल उल्टी है। अब आप देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपने कर्मचारियों को अचानक से नौकरी से निकाल देती हैं, क्योंकि ये कहती हैं हम घाटे में चल रहे हैं और
हमें अपना स्टाफ कम करना है, हमें अपने खर्चे कम करने हैं, कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाते ये कहकर कि हम घाटे में चल रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए अचानक सबके पास पैसे आ जाते हैं। एक और बड़ी बात है कि कुछ कंपनियों ने राज्यों के हिसाब से भी पार्टियों को चंदा दिया है, यानी जिस पार्टी का जिस राज्य में काम पड़ रहा है, जिस सरकार से काम पड़ रहा है, उसे चंदा दे दिया। जैसे फ्यूचर गेमिंग कंपनी के बाद सबसे ज्यादा 980 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स तेलंगाना की कंपनी ने खरीदे, जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने तमिलनाडु में डीएमके को 105 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जबकि कर्नाटक में इसी कंपनी ने जेडीएस पार्टी को सबसे ज्यादा 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, सबसे ज्यादा चंदा देने वाली पार्टियों में है। इसके अलावा डीएमके को 14 करोड़ रुपए का चंदा इंडिया सीमेंट्स नाम की कंपनी ने दिया, और ये आईपीएल की क्रिकेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स की पेरेंट कंपनी है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक है ये, जिस कंपनी ने चंदा दिया है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने तमिलनाडु की ही एक और जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। यानी आप सोचिए कि आईपीएल की टीम वाले लोग भी चंदा दे रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच एआईएडीएमके को 6 करोड़ 10 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड्स मिले, जिनमें से लगभग 80% यानी 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स चेन्नई सुपर किंग्स टीम से पार्टी को मिले। अब बात जो समझ में नहीं आ रही वो ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है आईपीएल की, उसे एआईएडीएमके को 5 करोड़ रुपए चंदा देने की क्या आवश्यकता पड़ गई और उनका एआईएडीएमके से क्या काम है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को अप्रैल 2018 से मई 2019 के बीच 5 करोड़ 75 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड्स मिले, जिनमें से सबसे ज्यादा 3 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स बजाज ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दिए हैं। यानी सबसे ज्यादा जो पैसा आया है आम आदमी पार्टी को वो बजाज ग्रुप से आया है। जबकि गुजरात की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने आम आदमी पार्टी को 1 करोड़ रुपए का चंदा उस अवधि में दिया है। तो अब आप यह भी सोच लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने असल में गुजरात में भी चुनाव लड़ा था विधानसभा में, और हो सकता है कि गुजरात की एक बड़ी फार्मा कंपनी ने इसीलिए उसे चंदा दे दिया। इसी तरह शरद पवार के अध्यक्ष रहते हुए एनसीपी को जनवरी 2019 से मई 2019 के बीच 37 करोड़ 75 लाख रुपए का चंदा मिला, जिसमें से 3 करोड़ 75 लाख रुपए का चंदा साइरस पूनावाला ने दिया, जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आप देखिए उन्होंने चंदा दिया है एनसीपी को, जिन्होंने कोविशील्ड भारत में बनाई थी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इनकी जो कोविड की वैक्सीन है वो आपने लगवाई भी होगी। जिसकी कोविड की वैक्सीन आपने लगवाई है वो एनसीपी को चंदे भी दे रहे हैं। जबकि एनसीपी को 4.5 करोड़ रुपए का चंदा अविनाश भोसले नामक एक उद्योगपति की कंपनी से मिला, जो यस बैंक और डीएचएफएल के लोन फ्रॉड मामले में आरोपी भी हैं, और इस समय वो जुडिशियल कस्टडी में है, यानी जेल में है, और स्वास्थ्य कारणों से इस समय तो अस्पताल में है, लेकिन टेक्निकली वो अभी जेल में है। तो अविनाश भोसले जो कि आरोपी हैं 2 बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, जो इस समय भी जेल में है, अविनाश भोसले ने एनसीपी को चंदा दिया है। किस लिए दिया होगा आप खुद सोचिए। और अविनाश भोसले जो हैं वो महाराष्ट्र के एक बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, पुणे के एक बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। उनका शरद पवार की पार्टी को चंदा देने का मतलब क्या है आप जानते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2019 में जो चुनावी बॉन्ड्स एनकैश कराए थे वो बॉन्ड्स उन्हें पता ही नहीं है कि कहां से आए। देखिए इनका बहाना देखिए, ये कहते हैं कि ये बॉन्ड्स कोई अज्ञात व्यक्ति लिफाफे में रखकर उनके दफ्तर के बाहर रखकर चला गया, तो इन्हें पता ही नहीं है। 16 जुलाई 2018 से 22 मई 2019 के बीच टीएमसी को 75 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स मिले, लेकिन टीएमसी का कहना है कि कुछ अज्ञात लोग ये चुनावी बॉन्ड्स पार्टी के ड्रॉप बॉक्स में डालकर चले गए। जेडीयू ने भी चुनाव आयोग को यही बताया कि 3 अप्रैल 2019 को एक अज्ञात व्यक्ति पटना के जेडीयू के दफ्तर में आया और एक लिफाफा छोड़कर चला गया। इस लिफाफे में 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स थे, और बाद में जेडीयू ने इन बॉन्ड्स को एनकैश करा लिया। ये सारी कहानियां सुनने के बाद आप भी सोचते होंगे कि आपके जीवन में, काश आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो कि कोई व्यक्ति आए और लिफाफे में करोड़ों रुपए आपके घर के दरवाजे पर छोड़कर चला जाए और आप उस पैसे को रख लें। आपके साथ लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ये पार्टियां कहती हैं कि लोग आते हैं, लिफाफे में करोड़ों रुपए के चुनावी बॉन्ड्स
इनके दरवाजे पर रखकर चले जाते हैं और ये वो पैसा ले लेते हैं, जानने की भी कोशिश नहीं करते कि कौन आया। काश ऐसा सबके साथ हो। इसी तरह समाजवादी पार्टी का कहना है कि वर्ष 2019 में उसने 10 करोड़ 84 लाख रुपए के जो चुनावी बॉन्ड्स एनकैश कराए, उनमें से 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स एक अज्ञात व्यक्ति ने इस पार्टी को पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजे थे। एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में बीजेपी केंद्र की सरकार तो कटघरे में है ही, अब जेडीयू उनकी सहयोगी भी कटघरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा जो दिया है जेडीयू ने, उसमें दिया गया है कि 10 करोड़ रुपया किसी ने लिफाफे में आकर के उनको दे दिया। अब ये सवाल तो उठेंगे। आरजेडी ने एडीआर को जो डेटा दिया था 2019-20 में मात्र 2 करोड़ का, 50 लाख का, और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख है। तो किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? अरे जब 4000 करोड़ का एसबीआई डेटा देगा और एडीआर को हमने डेटा दे दिया है, उसी डेटा में जेडीयू का हिसाब मिल जाएगा। Electoral bond is going to be proved to be the biggest scam in the century. BJP knows it very well. That's why they wanted to throttle the voice of SBI and they pressurized SBI not to bring the data before the common people before the month of June. तो चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को असल में सबसे ज्यादा 48% चंदा मिला है, यानी चुनावी बॉन्ड्स के मामले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी का शेयर है 48% और सारे विपक्षी दल बीजेपी को मिले इस चंदे पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये विपक्षी दल आपको ये नहीं बता रहे कि अगर चुनावी बॉन्ड से 48% चंदा बीजेपी को मिला है तो बाकी का 52% चंदा विपक्ष को मिला है। और यह चंदा असल में इन्हीं विपक्षी पार्टियों को जो मिला है वो किस चीज के लिए मिला है? तो 52% जो चंदा है वो विपक्ष को मिला है, 48% चंदा जो है वो बीजेपी को मिला है, जबकि विपक्ष के मुकाबले बीजेपी की सरकारें, राज्य सरकारें कहीं ज्यादा हैं। लेकिन बीजेपी ने भी अभी तक अपना डेटा सार्वजनिक नहीं किया है और बीजेपी ये कहती है कि उसने तो इस डेटा का रिकॉर्ड रखा ही नहीं, उसके पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कि किसने कितना पैसा दिया है, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो रखने की जो बात थी ये पहले से थी ही नहीं और रिकॉर्ड रखना जरूरी भी नहीं था। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस चंदे की बरसात असल में हर पार्टी पर हुई है, इसमें कोई एक पार्टी भी बची नहीं है। चंदे की जो बरसात हो रही है, ये लिफाफों में जो पैसा भर भर कर आ रहा है, इसका फायदा हर पार्टी ने उठाया है, हर पार्टी ने ये पैसा लिया है और देश का हर चुनावी दल चुनावी बॉन्ड्स का लाभार्थी रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। इस मामले में सब लोग एक ही नाव की सवारी कर रहे हैं। लेकिन इससे यह भी पता चलता है, अगर आप ये डेटा देखेंगे, आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा मांगा है उससे तो पता चल ही जाएगा कि किस पार्टी को किस उद्योगपति से और किस कंपनी से कितना पैसा मिला है। लेकिन अब तक का डेटा देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगपति और पार्टियों के बीच एक नेक्सस चल रहा है और ये चंदा डिसाइड करता है कि जब वो पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या वो पार्टी इन कंपनियों को जो चंदा दे रही हैं, जनता देने वाली जो कंपनियां हैं, इन्हें किस हद तक फायदा पहुंचाएंगी, पहुंचाती हैं या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये कंपनियां जो करोड़ों रुपए का चंदा दे रही हैं, इनकी उम्मीदें जरूर ये रहती होंगी कि सत्ताधारी पार्टी को चंदा दिया जाए ताकि बाद में इस पार्टी से अपने काम निकाले जा सकें। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इस मुद्दे पर दोनों से ही हमने सवाल पूछे और आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप अकेला ऐसा चैनल है जहां पर भारत के गृह मंत्री और भारत के वित्त मंत्री दोनों ने आकर चुनावी बॉन्ड्स के मामले में खुलकर सरकार का पक्ष रखा है और प्रतिक्रिया दी है और कहीं आपको इन दोनों को आप एक साथ नहीं देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1200 करोड़ के मिले,
बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, इन लोगों का इतना करे, मानो कांग्रेस में अभी 35 सांसद है, उनके 300 हो तो क्या हो। एक लगाते हैं तो टीएमसी को 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, बीआरएस को 40,000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी को 9,000 करोड़ के होते हैं। मैं प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? क्या इससे पहले जो सिस्टम था वो 100% परफेक्ट था क्या? नहीं। And let us just recall what my predecessor, when he brought this electoral bonds, Arun Jaitley ji said, is that उससे बेहतर है भाई, कम से कम पैसा जो पार्टियों को चलता है वो अकाउंट के द्वारा चलने दो। That is why electoral bonds, monies are going into the accounts, from account to party's account. So कम से कम जो पार्टी तक पहुंचता है पैसा, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो वाइट पहुंचता है। इससे बेहतर सिस्टम आने तक अभी क्या हम वापस उसी जमाने पर चले गए हैं कि जो मर्जी कर सकते हैं, कैश में दो, चेक में दो, कुछ में दो, कुछ और में दो, वगैरह। अब बड़ी बात यह है कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी एक से ज्यादा राज्यों में सरकारें हों। फिर भी उन पार्टियों को जबरदस्त चंदा मिला है। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा इसलिए मिला है क्योंकि बीजेपी की अपनी ही सरकारें, मल्टीपल स्टेट्स में उनकी सरकारें हैं और इसलिए बीजेपी को उस हिसाब से चंदा ज्यादा भी मिला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चंदे का सोर्स क्या है, यह बीजेपी ने भी अभी तक नहीं बताया है और अब पूरे देश को उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये पूरा डेटा सार्वजनिक करेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने और आप सबको यह पता चलेगा कि किस पार्टी ने, किस उद्योगपति ने, किस कंपनी ने, किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया है और किस उम्मीद से दिया है। अब आपको उस लॉटरी किंग के बारे में जरूर जानना चाहिए जिसकी कंपनी ने सबसे ज्यादा 1,368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीद कर इन पार्टियों को यह चंदा बांट दिया। और इस लॉटरी किंग का नाम है सैंटियागो मार्टिन। इनकी उम्र है 59 वर्ष। सैंटियागो मार्टिन एक जमाने में म्यांमार में मजदूरी का काम करते थे और उस समय उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वर्ष 1988 में उन्होंने भारत आने के बाद तमिलनाडु में लॉटरी का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद सिर्फ 2 वर्षों में वर्ष 1991 में उन्होंने अपनी एक कंपनी बना ली जिसका नाम आज फ्यूचर गेमिंग के नाम से जिसे आप जानते हैं। सैंटियागो मार्टिन की कंपनी पहले तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ऑपरेट करती थी। बाद में उनकी कंपनी को सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी लॉटरी का बिजनेस करने का अप्रूवल, मंजूरी मिल गई। देखते ही देखते ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई और कई नेताओं के इस कंपनी से नाम भी जुड़ने लगे क्योंकि बिना नेताओं की मदद के तो ऐसी लॉटरी की कंपनी इतनी बड़ी बन भी नहीं सकती। पहली बार सैंटियागो मार्टिन का नाम उस समय आया खबरों में जब उन पर सिक्किम की सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस घटना के दौरान उन्होंने केरल में सीपीएम के मुखपत्र को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। उस समय सीपीएम की केरल इकाई में 2 गुट बने हुए थे जिनमें एक गुट के नेता थे पिनाराई विजयन जो आज केरल के मुख्यमंत्री हैं और उस समय पी विजयन पर सीपीएम के ही कई नेताओं ने यह सवाल उठाए कि उन्होंने एक लॉटरी किंग से पार्टी के मुखपत्र के लिए 2 करोड़ रुपए का चंदा कैसे ले लिया और इस विवाद के बाद पी विजयन को ये 2 करोड़ रुपए वापस लौटाने पड़े थे। वर्ष 2005 से 2012 के बीच सैंटियागो मार्टिन की कंपनी पर अलग अलग राज्यों में कई सवाल उठे, कई आरोप लगे। आरोप लगते हैं कि इस लॉटरी किंग ने बड़े बड़े नेताओं की जेबें भरकर उन्हें अपने साथ मिला लिया था, अपना पार्टनर बना लिया था और डीएमके इस लॉटरी किंग पर बड़ी मेहरबान थी। वर्ष 2011 में डीएमके के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने अपनी 75वीं फिल्म लिखी थी
आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि वो एक बहुत शानदार स्क्रिप्ट राइटर थे और उन्होंने अपनी 75वीं फिल्म लिखी थी जिसे इसी लॉटरी किंग ने प्रोड्यूस किया था, सिर्फ डीएमके को खुश करने के लिए। और एम करुणानिधि द्वारा लिखी गई इस फिल्म को बनाने पर उस समय 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे इन्होंने। और उस समय कहा जाता था कि एम करुणानिधि के होते हुए इस लॉटरी किंग का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन बाद में जब तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार आ गई और जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने इस लॉटरी किंग के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाद में डीएमके की सरकार आते ही फिर से लॉटरी किंग के अच्छे दिन शुरू हो गए। वर्ष 2021 में जब से तमिलनाडु में डीएमके की सरकार आई तब से इस लॉटरी किंग ने अपने बिजनेस का जबरदस्त विस्तार किया है और अब इसका अपना खुद का एक मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, एक म्यूजिक चैनल है टीवी का और खुद की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी भी है। और इस लॉटरी किंग के दामाद आधव अर्जुन को इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के दामाद का सबसे करीबी व्यक्ति भी बताया जाता है और हाल ही में उन्हें डीएमके की दलित इकाई का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और डीएमके को 78% चुनावी बॉन्ड से चंदा भी इसी लॉटरी किंग की कंपनी से मिला। अब आप सारी कड़ियों को अपने आप अपना दिमाग लगाकर जोड़ सकते हैं। तो आपको यह बताएंगे कि कैसे अगले महीने होने वाला लोकसभा चुनाव पिछले 7 दशकों में सबसे लंबा और आज तक का सबसे गर्म चुनाव होने वाला है। आप भी तैयार हो जाइए। इस बार का चुनाव मई और जून के महीने तक चलेगा, जो हमारे देश में सबसे गर्म और मुश्किल समय माना जाता है। मई और जून के महीने में हमारे यहां उत्तर भारत में तो जबरदस्त लू चलती है, जबरदस्त गर्मी पड़ती है और ऐसे समय में यह चुनाव पूरे 44 दिन तक चलेगा। इनमें पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और कुल 44 दिनों में लोकसभा की 543 सीटों के लिए यह चुनाव होगा। इन चुनावों का नतीजा 4 जून को आएगा और आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार होगा जब लोकसभा के चुनाव जून के महीने तक चलेंगे। और इसलिए बड़ी बात है क्योंकि इस बार अप्रैल, मई और जून की गर्मी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अनुमान है कि इस बार अप्रैल, मई और जून का महीना मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना साबित होगा और इस भीषण गर्मी में भारत के लगभग 97 करोड़ वोटर्स को पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालना होगा। और इसीलिए इस बार के चुनाव भारत के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं और भारत की जनता ही नहीं, राजनीतिक नेताओं के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है यह चुनाव, क्योंकि इन नेताओं को इस भर गर्मी में उत्तर भारत में लूओं के बीच तपती दोपहरी में चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेगी, रोड शो करने पड़ेंगे। भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव 1951 और 52 में हुए थे और यह चुनाव 120 दिनों तक चले थे। यह अकेला चुनाव है जो इस बार होने वाले चुनावों से लंबा था और क्योंकि यह चुनाव लंबे समय तक चले इसलिए उस समय चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए अक्टूबर से फरवरी के महीने को चुना था। यानी यह चुनाव अक्टूबर से फरवरी तक चले, जब मौसम ठंडा होता है, सुहाना होता है। इसके बाद 1957 में लोकसभा के चुनाव फरवरी और मार्च के महीने में हुए। ये चुनाव सिर्फ 20 दिन में समाप्त हो गए थे, लेकिन इस समय भी चुनाव छोटा था और मौसम अच्छा था। इसके बाद 1998 तक हमारे देश में जितने भी लोकसभा चुनाव हुए वो सारे चुनाव 20 या उससे कम दिनों में कराए गए। लेकिन इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव 36 दिनों में हुए, 2019 के चुनाव 39 दिनों में और अब ये चुनाव 44 दिनों में होंगे। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसे आप 1991 के लोकसभा चुनाव के उदाहरण से समझिए। भारत में आखिरी बार 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की वजह से लोकसभा के चुनाव मई और जून के महीने में कराए गए थे और उस समय मई और जून में भीषण गर्मी के कारण वोटिंग परसेंटेज 6% तक कम हो गया था। 1989 में जब नवंबर के महीने में लोकसभा के चुनाव हुए तब देश में 61% वोटिंग हुई, लेकिन 1991 में जब मई और जून के महीने में चुनाव हुए तो यही वोटिंग परसेंटेज घटकर 56% रह गया। इससे आप समझ सकते हैं कि गर्मियों का चुनाव पर गहरा असर होता है मौसम का, और जब चुनाव लंबे समय तक चलते हैं तो ऐसे चुनाव लोगों के लिए भी चुनौती बन जाते हैं। ऐसे चुनाव में लोगों की दिलचस्पी कम हो जाती है और लोग इससे एक थकावट हो जाती है। तो इस बार थकावट तो होगी, साथ में गर्मी भी जबरदस्त है। हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि इतने लंबे और गर्म चुनावों का समाधान क्या है। इसका समाधान ऑनलाइन वोटिंग है, यानी ऐसी वोटिंग जिसके लिए आपको किसी पोलिंग बूथ तक जाना न पड़े, बल्कि आप अपने मोबाइल फोन पर ही या अपने लैपटॉप पर ही लोकसभा चुनावों के लिए अपना वोट डाल पाएंगे। कनाडा, आर्मेनिया, एस्टोनिया,
स्विट्जरलैंड और रशिया के राष्ट्रपति और आम चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग की प्रक्रिया लागू हो चुकी है, लेकिन भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ। भविष्य में भारत इस प्रक्रिया को अपना सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि क्या ऑनलाइन वोटिंग सेफ है, इससे निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, कहीं हैक तो नहीं हो जाएंगे? तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। आप देखिए, आपके जीवन में आज सब कुछ ऑनलाइन पहले ही हो चुका है। आप जो पैसे का लेन देन करते हैं वो भी ऑनलाइन करते हैं। सारे दस्तावेज, आपके पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आपके पेमेंट, सब कुछ ऑनलाइन इस समय चल रहा है। आपका सारा काम इस समय ऑनलाइन है, आपका सारा डेटा ऑनलाइन है। अगर वो सब सुरक्षित है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं, अपने बिल भर रहे हैं, बिजली पानी का बिल भर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन है। अगर वो सुरक्षित है तो फिर आपका वोट सुरक्षित क्यों नहीं हो सकता? इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, और सरकार से भी, कि हो सकता है अगला नहीं तो उससे अगले चुनाव को ऑनलाइन प्रक्रिया से कराने पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि अब हमें ईवीएम से आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें बड़ी बात यह है कि देश की जनता को, हमारे देश में आने वाले समय में 100 करोड़ से ज्यादा वोटर हो जाएंगे। अब आप सोचिए, 100 करोड़ वोटर्स को आप एक नहीं कई बार, एक बार लोकसभा के लिए, एक बार विधानसभा के लिए, एक बार पंचायती चुनाव के लिए, लोकल चुनाव के लिए, कई बार आप उन्हें लाइन में खड़ा करेंगे। इस पर पैसा कितना खर्च होता है? हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च होता है, लोगों को परेशानी होती है। उससे अच्छा यह रहेगा कि आप एक दिन मुकर्रर कर दीजिए और उस दिन हर किसी को ऑनलाइन वोटिंग का विकल्प दीजिए। हम यह भी कर सकते हैं कि लोगों को विकल्प दिया जाए कि आप ऑनलाइन वोटिंग करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं, बूथ पर जाकर। जिसे ऑनलाइन करनी है उसे एक लिंक भेज दिया जाए, वो ऑनलाइन वोटिंग करेगा। और जिसे ऑनलाइन नहीं करनी, जैसे बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्टेड नहीं होंगे इंटरनेट से, वो जाकर बूथ पर वोट डाल सकते हैं। तो ये भविष्य में हम ऑनलाइन वोटिंग के बारे में, ऑनलाइन चुनाव के बारे में हमारे चुनाव आयोग को जरूर सोचना चाहिए। और बहुत सारे देश तो ऐसा कर भी रहे हैं। जैसे अभी रशिया में चुनाव हुए हैं और आज ही व्लादिमीर पुतिन जो है 87% वोटों के साथ जीत भी गए हैं। रशिया में अगर आप देखें तो रशिया का चुनाव ऐसा है जिसके बारे में सबको पहले से पता था क्या नतीजा है, और व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से राष्ट्रपति, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। 5वीं बार वो राष्ट्रपति बनेंगे रशिया का। लेकिन रशिया में हुआ यह चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसका नतीजा पहले से ही सबको पता था, और जब 3 दिन तक चले मतदान के बाद परिणाम आया तो यह बिल्कुल एक तरफा परिणाम था। इस चुनाव में पुतिन को 87% वोट मिले हैं और रशिया में किसी भी नेता की आज तक की यह सबसे बड़ी जीत है। सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं राष्ट्रपति पुतिन ने। और जो बाकी के 3 उम्मीदवार थे वो भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन के ही उतारे गए उम्मीदवार थे, और 87% वोटों के साथ उन्होंने स्टालिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, और वो सबसे लंबे समय तक रशिया के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति अभी बन गए हैं। और आने वाले समय में देखिए कि आपको क्या देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति पुतिन अब लंबे समय तक बने रहेंगे रशिया के राष्ट्रपति। शी जिनपिंग चीन में लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, और अगर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से चुनाव जीत कर आ गए तो वो भी अब लंबे समय तक, और अगले कम से कम 29 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। और ये 3 बड़े नेता आपको वैश्विक राजनीति में लंबे समय तक नजर आएंगे। चापलूस और आलोचक में सिर्फ इतना अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर आपका बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर आपका अच्छा करता है।